गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पेरेंट्स की बात मान रहे होंगे। साथ में जो भी आपको स्कूल से होमवर्क्स मिल रहे हैं, जो भी टास्क्स मिल रहे हैं, वो सारे आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर तक की बात करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने यही देखा था कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे। कहीं पे हमने फर्मेंटेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद ब्रेड फॉर्मेशन हो गया या फिर कर्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों में जो भी प्रोसेस यूज़ हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व थे। तो चूँकि उनकी वजह से ही हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, इसलिए हम उनको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी में कह रहा है कि टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप विद 3/4 विद वाटर। ठीक है, तो 500 ml आपको बीकर लेना है और उसके 3/4 पार्ट को वाटर से भर देना है। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें जो है 2-3 चम्मच शुगर उसमें डिज़ोल्व करना है। ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। इसमें क्या करना है कि 2-3 चम्मच शुगर आपने डाल दिया और उसमें आपने यीस्ट पाउडर डाल दिया। ठीक है, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट अ स्मेल। कह रहा है कि 2-3 चम्मच शुगर डालना है, उसमें यीस्ट पाउडर डालना है। हमने जो है लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि यीस्ट को अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ढेर सारा या उसको शुगर चाहिए ही होता है और इसको वार्म वेदर चाहिए होता है। अगर हमारा ब्रेड कब ख़राब होता है, अगर आप याद करो तो ब्रेड जब आपको फ्रिज से बाहर छोड़ दो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, तो वो तब जो है उसमें फफूंद लगते हैं, उसमें यीस्ट जो है फॉर्मेशन हो जाता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। और दूसरा यीस्ट के बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि यीस्ट जो होता है इसकी वजह से ही हम केक बना पाते हैं। और केक क्यों बन पाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है बबल इकट्ठा हो जाते हैं। बबल कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? यीस्ट जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा वो सांस छोड़ते हैं, और सांस के फॉर्म में वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। फर्मेंटेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज fermentation. The process by which sugar is converted into alcohol is known as fermentation. ठीक है, तो अल्कोहल बनाने का यही सिंपल सा प्रोसीजर है और यही रीज़न है कि जो भी ऐसे फूड आइटम्स जो शुगर कंटेन कर रहा है उन सारी चीज़ों में फर्मेंटेशन हो सकता है। जैसे गेहूं का, जौ का, इन सारी चीज़ों में फर्मेंटेशन करा के उससे बियर बनाया जाता है। अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरह के ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम कौन से प्रोसेस की वजह से ऑब्टेन कर पाते हैं? फर्मेंटेशन की वजह से ऑब्टेन कर पाते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हमने देखा था, अगर इंसानों की बात करें तो अभी तक सिर्फ खाने पीने के आइटम में ही देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं कि मेडिसिनल यूज़ भी है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कैसे? कह रहा है वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो जब आप बीमार पड़ते हो तो जनरली आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक समय था जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता था। किसी भी तरह की बीमारी हुई हो तो पेनिसिलिन दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे तरह की बीमारियों में नीमोसाइड दे दिया जाता है, पैरासीटामोल दे दिया जाता है, ऐसे ही पहले वो काम करता था। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, तो जो भी ये मेडिसिन आते हैं इनके सोर्सेज ज़्यादातर करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन हैं ये दो काम कर सकते हैं, या तो
जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ही रोक दें, उनकी पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको रोक दें, या तो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमारे जो दवाइयाँ होती हैं वो काम करती हैं। या तो जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ होता है, ये याद रखने वाली बात है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसे मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाया जाता हो और ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मार दें या तो रोक दें, इस तरह के मेडिसिन्स को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं और फंगी से भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। अब देखो, आप लोगों को एक टास्क मैं दे रहा हूँ। टास्क ये है कि पहली बात तो ये आपको ये पता करना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम क्या है। ठीक है, और ये फंगी से बनता है या फिर बैक्टीरिया से बनता है। इन द सेम मैनर टेट्रासाइक्लिन, इसका मेन काम क्या है या फिर इसका कंपोजिशन क्या है, और ये बैक्टीरिया से बनता है या फिर फंगी से बनता है, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। इन द सेम मैनर एरिथ्रोमाइसिन का भी आपको पता लगाना है। तो ये 3 दवाइयों के नाम आपको याद रखने हैं, इनका पर्पस आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इनके सोर्सेज क्या है, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लैब में तैयार किए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जनरली जो नेचर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हो सकता हो कई सारे काम करते हो, लेकिन जो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैब में ग्रो कराए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही फंक्शन के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। तो इन एंटीबायोटिक्स को कैसे तैयार किया जाता है? ऐसे तैयार किया जाता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक काम ही करें, और फिर उनका यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस को क्योर करने में। ठीक है, जैसे आज के टाइम में सबसे बड़ी जो बीमारी आजकल घेरे हुए है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस डिज़ीज़ का क्या नाम है? कोरोना वायरस वाला जो डिज़ीज़ है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये कौन से वायरस से बना हुआ है? SARS-CoV-2 से। तो इनका जो क्योर बनाया गया वो इन्हीं का यूज़ करके बनाया गया है। तो क्या किया गया कि लैब में इन्हीं वायरसेस को ले जाया गया और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उन वायरसेस के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए ताकि वो इतने ज़्यादा हार्मफुल ना हो। जब हार्मफुल इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे ये, उसके बाद क्या किया गया कि इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए गए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़ास काम करें। एक तो वो उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं रह गए, और दूसरा ये कुछ स्पेसिफिक ही काम करेंगे, ऐसा उनको बनाया गया, उनके अंदर ऐसे चेंजेस लाए गए। ये सारे चेंजेस जो है लैब में लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसी पे बेस जो है दवाइयाँ तैयार कर ली जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो इन एंटीबायोटिक्स को कई बार जो भी पालतू जानवर हैं उनके खाने में भी मिक्स कर दिया जाता है, और फिर ये चेक किया जाता है कि उनके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं या नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। और इनका यूज़, इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत सारे प्लांट्स डिजीज़ेस को भी रोकने में किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें तो पिछले साल कई जगह पे ये चीज़ सुनने में आया था कि जो गेहूँ है, धान है शायद, हाँ धान ही था।
तो धान में कुछ पीला रंग का कुछ डिजीज़ हो जा रहा था, जिसकी वजह से चावल का कलर जो है वो हल्का सा पीलापन उसमें था, और ऊपर से चावल की जो क्वालिटी थी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसका जो यील्ड था उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो उसके लिए कुछ ऐसा एंटीबायोटिक बनाया गया होगा जो उस बीमारी को रोक देगी, जो हमारी फसल पे बुरा असर पड़ने नहीं देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एज, बहुत ही ज़्यादा समझ लो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एज रहा है, गोल्डन एरा रहा है, कि एक समय ऐसा था जहाँ पे किसी भी तरह की बीमारी हो तो सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन ही यूज़ किया जाता था। तो सोचो पेनिसिलिन फिर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दवाई रहा होगा। अब पेनिसिलिन को जो है किसने इसका इजाद किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये काम कर रहे थे कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो कल्चर प्लेट्स बेसिकली पेट्री डिशेज होती हैं, या फिर हाँ पेट्री डिशेज ही होती हैं। उसके ऊपर उन्होंने कुछ ग्रीन कलर के मोल्ड्स उन्होंने ऑब्जर्व करे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो जो ग्रीन कलर का जो पैच था वो कुछ ऐसा था कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थे उनकी पॉपुलेशन को ग्रो ही नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उनकी पॉपुलेशन को ग्रो नहीं करने दे रहा, उसके साथ में उनकी पॉपुलेशन को कम भी कर रहा है, उनको मार मार के। ठीक है, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस चीज़ को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने पेनिसिलिन का इजाद किया था, पेनिसिलिन उन्होंने बनाया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।